नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र, मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी बीना सिंह। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर फिर साधा निशाना। केजरीवाल पर अपनों को धोखा देने का लगाया आरोप। कहा, पूर्व मुख्यमंत्री ने दिल्ली और पंजाब में जनता के पैसे का किया दुरुपयोग। पश्चिम बंगाल में आखिरी राउंड की वोटिंग के लिए दिग्गजों ने लगाया दम। अमित शाह, नितिन नवीन, राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ का ताबड़तोड़ चुनावी रैली। रोड शो के जरिए पार्टी के पक्ष में बना रहे माहौल। पश्चिम बंगाल में विपक्षी दलों ने भी लगाया दम। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का डोर टू डोर कैंपेन। कांग्रेस की भी जोर आजमाइश जारी। दूसरे चरण में आज पहली बार राहुल गांधी ने किया चुनाव प्रचार। पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर लाहिड़ी बने नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष। प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर गोवर्धन दास सदस्य के रूप में टीम में शामिल। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं देते हुए सफल कार्यकाल की कामना की। शांति बहाली के लिए चल रही मध्यस्थता को लेकर पाकिस्तान के उच्च स्तरीय अधिकारियों से मिलेंगे ईरान के विदेश मंत्री, लेकिन अमेरिका से नहीं होगी बात। अमेरिका के वार्ताकार के पाकिस्तान पहुंचने की संभावना। दिल्ली में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अन्ना आंदोलन से उपजी आपने अन्ना और पार्टी संस्थापक से ही विश्वासघात किया। ऐसे में इस दल के राजनीतिक मूल्य सवालों के घेरे में है। माननीय केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी का जब जन्म हुआ तो वो राजनीति में एक विकल्प के रूप में आने का, उभरने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने दिल्ली की जनता से अलग अलग तरह के वादे करे थे। They tried to come as a fresh of breath air, but they proved to be an old wine in a new bottle. अन्ना आंदोलन की उपज थे, लेकिन बाद में इन्होंने माननीय अन्ना जी के साथ ही धोखाधड़ी कर दी। इनके जितने भी संस्थापक थे, आज इनके साथ एक भी साथ नहीं चल रहा है। इन्होंने अपने बहुत घनिष्ठ मित्रों के साथ ही विश्वासघात कर दिया। बांसुरी स्वराज ने कहा कि अरविंद केजरीवाल लोगों के बीच में केवल भ्रम पैदा करने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता अब केजरीवाल की सच्चाई जान चुकी है कि कैसे कोविड में जरूरत के समय वो टैक्स पेयर का पैसा अपने आलीशान शीश महल बनाने में लगा रहे थे। केजरीवाल जी से मैं ये पूछना चाहती हूं कि आप जो हैं, आप वो एक आवरण क्यों धारण करते हैं? जो सच्चाई है वो लोगों के सामने पेश करिए ना। देखिए, एक तरफ तो आपने देखा होगा, सर्दियों में वो उनका बहुत ही फेमस मफलर आ जाता है। चुनाव से एकदम पहले उनकी वो खांसी लौट आती है। ये केवल और केवल भ्रम करने का एक उपकरण है। असलियत में हम सब जान गए हैं कि कोविड के समय जब दिल्ली की जनता को अपने मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब वो दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा अपना आलीशान शीश महल बनाने में लगे हुए थे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार अभियान जोर शोर से जारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी नादिया में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिस बंगाल ने सनातन को पहचान दी, आज उस बंगाल के सामने खुद पहचान का संकट खड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछले 15 वर्षों में टीएमसी की सरकार माफिया राज और भ्रष्टाचार की प्रतीक बनी हुई है। एक
समय भारत के सनातन की पहचान बनने वाला नवद्वीप आज उस बंगाल के सामने स्वयं पहचान का संकट खड़ा हुआ है। ये पहचान का संकट खड़ा करने वाले लोग कौन हैं? क्या हम इस बात को नहीं जानते? बंगाल के अंदर पिछले 15 वर्षों में टेरर की प्रतीक बनी हुई, माफिया राज की प्रतीक बनी हुई, करप्शन की प्रतीक बनी हुई टीएमसी की सरकार ने, हमें याद है बीजेपी कार्यकर्ता संजय भौमिक की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल के गोघाट में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो किया और जनता से समर्थन की अपील की। इस दौरान उन्होंने ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2011 में जब टीएमसी सरकार बनी थी तब राज्य का लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, जो अब बढ़कर करीब 8,15,000 करोड़ रुपए हो गया है। टीएमसी की वजह से बंगाल की हालत बद से बदतर हो गई है। छोटे व्यापारी सिंडिकेट के दबाव में गुंडे और बदमाशों को मजबूरन उनको कुछ न कुछ खिलाना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। और हालात टीएमसी की सरकार ने ऐसे बना दिए हैं। 2011 में जब यह सरकार बनी थी तो इसके ऊपर 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, लेकिन टीएमसी की सरकार आने के बाद यह कर्ज बढ़कर 8,15,000 हो गया है। मेरे बहनों भाइयों, ऐसी सरकार को लानत। यानी जब एक बच्चा पश्चिम बंगाल में जन्म लेता है, जन्म लेते ही बच्चे के ऊपर 77,000 रुपए का जो है कर्ज होता है। ऐसी हालात टीएमसी की सरकार ने यहां पर बना दी है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की 4 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस हार रही है। ऐसा दावा खुद टीएमसी के ही एक विधायक ने किया है। सागर दिघी के निवर्तमान तृणमूल विधायक इस बार भी उसी विधानसभा सीट से टीएमसी के उम्मीदवार हैं। पहले चरण की 152 विधानसभा सीटों में से 22 सीटें मुर्शिदाबाद में हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने इन 22 में से 20 सीटें जीती थी। टीएमसी विधायक वायरन विश्वास का मानना है कि वे सागर दिघी से हार रहे हैं। उन्होंने कहा कि जंगीपुर में तृणमूल उम्मीदवार जाकिर हुसैन और समरेशगंज में तृणमूल उम्मीदवार नूर आलम हार रहे हैं। साथ ही फरक्का में तृणमूल उम्मीदवार अमीरुल इस्लाम की हार का भी उन्होंने दावा किया। मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद में वायरन विश्वास का यह बयान सुर्खियां बटोर रहा है। केंद्र सरकार ने नीति आयोग की टीम में बंगाल के 2 दिग्गज हस्तियों को शामिल किया है। वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉक्टर अशोक लाहिड़ी को उपाध्यक्ष और प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर गोवर्धन दास को नीति आयोग का सदस्य बनाया गया है। 4 दशकों से अधिक के अनुभव वाले वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉक्टर लाहिड़ी नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश का नेतृत्व करेंगे। इससे पहले डॉक्टर लाहिड़ी ने मुख्य आर्थिक सलाहकार से वित्त आयोग के सदस्य तक और एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक और IMF में विभिन्न भूमिकाओं में काम किया है। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र के रूप में अपनी कोलकाता की पृष्ठभूमि पर गर्व करने वाले हैं। वहीं नीति आयोग का सदस्य बनाए गए वैज्ञानिक डॉक्टर गोवर्धन दास जाने माने मॉलिक्यूलर साइंटिस्ट हैं। अशोक कुमार लाहिड़ी ने अपनी नियुक्ति के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री मोदी ने लाहिड़ी को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी और नीति आयोग के माध्यम से देश के समग्र विकास में योगदान देने की अपेक्षा जताई है। अशोक कुमार लाहिड़ी पहले भी कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवा दे चुके हैं। आर्थिक नीति और सार्वजनिक वित्त में उनके अनुभव के लिए उन्हें भारत के शीर्ष नीति विशेषज्ञों में गिना जाता है। नीति आयोग में अपॉइंटमेंट की खबर आने के बाद प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से पहली मुलाकात हुई, बातचीत हुई। मैं पहले ही तो कहूँगा सरकार की तरफ और मोदी जी की तरफ मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर ये दायभार सौंपने की सिद्धांत लिया। ये सिर्फ मेरे लिए एक स्वीकृति नहीं है, ये बंगाल की जो सांस्कृतिक और शिक्षा की जो परंपरा है और
अर्थनीति, अर्थशास्त्र अर्थात इकोनॉमिक्स का जो ट्रेडिशन है उसकी भी एक रिकग्निशन है। मोदी जी का आने के बाद डेटा ड्रिवन प्लानिंग के ऊपर बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है। जैसे सोचिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, जो पिछड़ापन जिले थे उसको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कह के डेटा की एनालिसिस करके हम देख रहे हैं कि कितना बढ़ोतरी हो रही है, कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ये नीति आयोग के लिए 3 जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक है नीति और मतलब पॉलिसी, एक है निष्ठा। निष्ठा मीन्स डिवोशन, कंसंट्रेशन, और है नियत, दी मेंटल एटीट्यूड। ये 3 अगर रहेगा तो मुझे तो लगता है बहुत कुछ हम कर सकते हैं। मोदी जी कहे हैं कि 2047 तक विकसित भारत, समृद्ध भारत की सपना दिखाई है। वो करने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो नीति आयोग में भी अब देखना है कि नीति आयोग हम कैसे सरकार की मदद कर सकते हैं, सिर्फ केंद्र सरकार की नहीं, राज्य सरकार की भी। डॉक्टर गोवर्धन दास ने नीति आयोग का सदस्य बनने पर प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने कहा, आज मेरे जीवन का बहुत अहम दिन है। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे नीति आयोग का सदस्य के रूप में सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। मैं एक पश्चिम बंगाल के सुदूर गांव के दलित वर्ग के एक आम किसान परिवार का बेटा हूं। बचपन से ही मिट्टी की खुशबू, मेहनत की कीमत और संघर्ष की सच्चाई मेरी जिंदगी का मुख्य अंग रही है। आज की जिम्मेदारी मेरे लिए सिर्फ एक पद नहीं, ये मुझे जैसे अनगिनत आम लोगों के सपनों, उम्मीदों और विश्वासों की झलक है। मेरा पक्का मानना है कि देश के संपूर्ण विकास के लिए दूर दराज के इलाकों, किसान समुदाय और आम लोगों की ज़िंदगी की गुणवत्ता में सुधार लाना बहुत ज़रूरी है। इस उद्देश्य के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ईमानदारी, लगन और पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करने का वादा करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी की दूर की सोच वाली नेतृत्व में देश की तरक्की के इस सफ़र में थोड़ा सा भी योगदान दे पाना मेरे लिए गर्व की बात है। मैं सभी का आशीर्वाद और सहयोग चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग के नवनियुक्त उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी को शुभकामनाएं दी हैं और उनके कार्यकाल के सफल होने की कामना की है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर अपने संदेश में कहा कि नीति आयोग देश की नीति निर्माण प्रणाली का एक अहम स्तंभ बनकर उभरा है, जो सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने, सुधारों को गति देने और जीवन की सहजता को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि अशोक कुमार लाहिड़ी का अर्थशास्त्र और सार्वजनिक नीति के क्षेत्र में व्यापक अनुभव भारत के सुधारों को और मजबूती देगा तथा विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में देश की प्रगति को गति प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि उनके प्रयासों से देश में नीति निर्माण प्रक्रिया और अधिक सशक्त एवं प्रभावी होगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अशोक लाहिड़ी को नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और बंगाल का गौरव डॉक्टर अशोक लाहिड़ी को नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति पर हार्दिक बधाई। पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार, 15वें वित्त आयोग के सदस्य और विधायक के रूप में उनके व्यापक अनुभव से भारत के नीतिगत ढांचे को अमूल्य गहराई प्राप्त होगी। मैं श्री राजीव गौबा जी, प्रोफेसर केवी राजू जी, प्रोफेसर गोवर्धन दास जी, प्रोफेसर अभय करंदीकर जी और डॉक्टर एम श्रीनिवास जी को भी नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में उनकी नियुक्ति पर शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपकी सामूहिक विशेषज्ञता विकसित भारत के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगी। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद।
अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में। कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने दुनिया के सबसे छोटे देशों में एक तुवालू के कार्यवाहक प्रधानमंत्री पॉलसन पानापा से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों में विकास को लेकर द्विपक्षीय सहयोग पर सार्थक चर्चा हुई। विशेष रूप से स्वास्थ्य और जलवायु अनुकूल बुनियादी ढांचे के निर्माण के क्षेत्र पर जोर दिया गया। पी मार्गरेटा ने इस मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा की। साथ ही पोस्ट में लिखा कि तुवालू के कार्यवाहक प्रधानमंत्री से मिलकर प्रसन्नता हुई। भारत और तुवालू में गहरी साझेदारी है, जिसकी जड़ें साझा मूल्यों और प्रतिबद्धता में निहित हैं। तुवालू की विकास यात्रा में भारत भागीदार बना रहेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सेबी की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने निवेश और बाजार से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत के पूंजी बाजार दुनिया से गहराई से जुड़े हुए हैं। हमारे निवेशक वैश्विक हैं। हमारे जारीकर्ता पूंजी के अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों का उपयोग करते हैं। लिहाजा हमारी नियामक चर्चाएं केवल घरेलू स्तर तक सीमित नहीं रह सकती। हमें वैश्विक परिवेश को ध्यान में रखते हुए अपने नियमों को बनाना होगा। Our investors are global. Our issuers engage international pools of capital, and regulatory developments in one major jurisdiction increasingly influence market practice far beyond its borders. In that context, our regulatory conversation cannot remain only domestic. I would urge the SEBI to institutionalize more frequent and more substantive periodic consultations with its global counterparts and leading market participants on emerging issues such as cross-border fraud, use of AI in the markets, sustainable finance. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु में BEML परिसर का दौरा किया। वहां चल रही रेलवे कोच निर्माण गतिविधियों की समीक्षा की। उन्होंने BEML के वरिष्ठ अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ काम की प्रगति पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन B28 का डिज़ाइन इंटीग्रल कोच फैक्ट्री और BEML मिलकर तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये परियोजना आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है और भारत को हाई स्पीड रेल तकनीक में आत्मनिर्भर बनाएगी। बुलेट ट्रेन का जो आत्मनिर्भर वर्जन है B28, उसका डिज़ाइन ICF और BEML मिलके कर रहे हैं। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होगी BEML में। आदित्य प्लांट जो कि स्पेशली डिज़ाइन किया गया है बुलेट ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, यहाँ पर अत्याधुनिक मशीनें हैं, जैसा कि ये रोबोटिक लेज़र वेल्डिंग मशीन है। तो लेज़र वेल्डिंग मशीन में एकदम प्रिसाइज हाई स्ट्रेंथ की वेल्डिंग होती है। वैसे ही कई सारी ऐसी मशीनें हैं जो कि B28 आत्मनिर्भर भारत की स्वदेशी बुलेट ट्रेन का निर्माण यहाँ पर होगा। राजस्थान विश्वविद्यालय में 35वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर अल्पना कटेजा सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने छात्र और छात्राओं को बधाई देते हुए कहा कि यहाँ से आपने जो ज्ञान हासिल किया है वही आपके भविष्य की तरक्की का आधार बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के सपने को पूरा करने में आपकी भूमिका बहुत अहम है। Gained here is a tool for your progress in the future.
with the vision of our Honorable Prime Minister, Sriman Narendra Modi ji, of an Atmanirbhar Bharat and the big target, an aspiration goal of a Viksit Bharat, your role becomes even more significant. You should become the job creators rather than job seekers. And you should become innovators, and you are the nation builders of the future. साथ ही उपराष्ट्रपति ने विशेष तौर पर महिलाओं को बधाई देते हुए कहा कि युवा महिलाओं को स्नातक होते देख मुझे बहुत गर्व हो रहा है। आपकी उपलब्धियां सिर्फ आपकी नहीं बल्कि प्रगति और नई संभावनाओं का मजबूत संदेश है। ये जानकर और भी खुशी हुई कि साल 2024 और 2025 में ज़्यादातर स्वर्ण पदक विजेताएं छात्राएं ही हैं। आप सभी को मेरे ओर दिल से बधाई। पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन और अनुशंसाएं 15 मार्च 2026 से शुरू हो गई हैं, जो केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। पद्म पुरस्कार अर्थात पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। 1954 में प्रारंभ किए गए इन पुरस्कारों की घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। यह पुरस्कार विशिष्ट कार्य के लिए दिए जाते हैं। कला, साहित्य और शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान और इंजीनियरिंग, सार्वजनिक कार्य, सिविल सेवा, व्यापार और उद्योग जैसे सभी क्षेत्रों में विषयों में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों और सेवा के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को छोड़कर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में काम करने वाले लोगों सहित सरकारी कर्मचारी पद्म पुरस्कारों के लिए पात्र नहीं हैं। मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में बढ़ते तापमान के मद्देनजर लू संबंधी दिशा निर्देश जारी किए हैं। नवीनतम आकलन के अनुसार उत्तर पश्चिमी, मध्य और प्रायद्वीपीय भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान अभी 40 डिग्री सेल्सियस से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच है, जिनमें राजस्थान के श्रीगंगानगर में उच्चतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं कई क्षेत्रों में तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक देखा गया है। IMD ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य भारत के कुछ इलाकों में लू चलने की प्रबल संभावना है। साथ ही तटीय और पूर्वी क्षेत्रों में गर्म और उमस भरे मौसम की आशंका है। मौसम विभाग ने नागरिकों को आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने इस बात पर जोर दिया है कि गर्मी से होने वाली बीमारियों जैसे कि हीट एग्जॉस्टन और हीट स्ट्रोक को कम करने के लिए जागरूकता और निवारण उपाय महत्वपूर्ण हैं। IMD के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 7 दिनों तक कई क्षेत्रों में विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, केरल और माहे में लू की स्थिति बनी रह सकती है। इसके अलावा उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश सहित तटीय राज्यों में गर्म और आर्द्र मौसम की स्थिति रहने की उम्मीद है, जबकि उत्तरी मैदानी इलाकों में रात में गर्मी का प्रकोप जारी रह सकता है, जिससे रात के समय लू लगने की समस्या बढ़ सकती है। इसी खबर के साथ सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी बीना, हम दोनों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।